Friends, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. On this platform, as you know that we are learning biotechnology and its application. ठीक है, उसके application को हम लोग पढ़ रहे हैं और first of all we have started what is the application of the biotechnology in the field of agriculture. तो मैंने आपको डिस्कस किया था, हम लोग ने डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर कितने टाइप के हो सकते हैं. एक एग्रीकल्चर जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हो सकता है, मतलब वी कैन यूज़ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस. ठीक है, और वो क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या है. तो सबसे पहला मैंने एक्सप्लेन किया इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जिसमें हम लोग ने बीटी के बारे में पढ़ा, बीटी कॉटन के बारे में, बीटी कॉर्न के बारे में. और मैंने आपको ये भी बताया था कि बीटी ब्रिंजल भी वेराइटी डेवलप हुई है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं है, उसको फार्मर यूज़ नहीं कर सकते, उस पर बैन लग गया है, उसकी कुछ इश्यूज़ आ गए थे, वो इसी चैप्टर में हम लास्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में मिलाइडोजाइन इनकॉन्जिनेशिया. ठीक है, किस तरह से ये टोबैको के इल्ड को रिड्यूस कर रहा था. ठीक है, तो हमने एक बहुत मेजर स्ट्रेटजी ली उसके लिए. ठीक है, मतलब काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगाई आरडीएनए टेक्नोलॉजी की ही हेल्प से, लेकिन ये काफ़ी यूनिक थी कि हमने उसके घर में मतलब उसकी रूट में ही एंटर करके निमेटोड को ही सप्रेस कर दिया. निमेटोड जो आरएनए प्रोड्यूस कर रहा था, हमने ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया कि वो भी उसी तरह का आरएनए इंट्रोड्यूस कर रहा है, और दोनों आरएनए मिलके क्या हो जा रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए. डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होगा. क्लियर हो गई बात. ठीक है, तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में हम लोग ने एग्जांपल के थ्रू ये स्ट्रेटजी हम लोग ने डिस्कस कर ली थी. ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब लगता है, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले स्टोरी सुनाई थी कि किस तरह से मैंने पेन का एग्जांपल लिया था कि पेन को आप लिखने से कैसे रोक सकते हो, उस पर कैप लगा दो. तो हर कोई कैप तो लग नहीं सकती कि कोई भी कैप उठाया और उसको लगा दिया. ठीक है, तो उसी के कॉम्प्लीमेंट्री आपको कैप बनाना पड़ेगा. सेम एज टोबैको प्लांट में जो मिलेंडोजाइन इनकॉन्जिनेशिया जो नेमेटोड है, उसके स्पेसिफिक जीन जिस तरह से वो आरएनए प्रोड्यूस कर रहा है, वैसे ही स्पेसिफिक जीन हमें बाहर से सिंथेसिस करके उसको उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. और वो लाएंगे कहाँ से, उसका सोर्स क्या होगा, या तो रेट्रोवायरसेस होंगे, ऐसे वायरसेस जिनके आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, और या तो फ्रॉम द मोबाइल जीन्स और द ट्रांसपोजन्स. जैसे ही उनको इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो दोनों टाइप के आरएनए प्रोड्यूस करेगा. उसके बाद वो आरएनए जाके नेमेटोड के स्पेसिफिक आरएनए के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, और उसको उसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा, मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोक देगा. तो इस तरह से जब उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा तो वो प्रोटीन नहीं सिंथेसिस कर पाएगा और वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा. तो बात समझ में आ गई होगी कि आरएनए इंटरफेरेंस या साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए किस तरह से एक यूनिक स्ट्रेटजी है. ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि दिस स्ट्रेटजी कैन बी यूज एज अ सेलुलर डिफेंस. इसको हम एज अ सेलुलर डिफेंस भी यूज़ कर सकते हैं. कौन सी सेल में, यूकैरियोटिक सेल्स में. ठीक है, कि अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है, वहाँ पे कोई पैथोजन एंटर कर गया है, अब वो पैथोजन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, डीएनए प्रोड्यूस करेगा, फिर आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और वही प्रोटीन हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकती है. तो अगर हम कोई जीन ऐसा इंट्रोड्यूस कर दें जो उसी की तरह आरएनए बनाए, तो दोनों आरएनए मिलके क्या हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे. ठीक है, और जिसकी वजह से जो पैथोजन होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें डिफेंसिव आ जाए, मतलब डिफेंसिव एक्शन परफॉर्म करने लगेगा खुद ही. तो इस तरह से हम इस स्ट्रेटजी को एज अ सेलुलर डिफेंस भी यूज़ कर सकते हैं आरएनए को. ठीक है, कौन से वेक्टर को यूज़ करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम. ये मैंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया था. कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि जो टोबैको प्लांट में जो निमेटोड है, तो टोबैको प्लांट खुद रेजिस्टेंट हो गया उस निमेटोड के लिए, अब उसको इन्फेक्शन नहीं होगा और वो रिकवर हो जाएगा. जब रिकवर हो जाएगा तो इल्ड फिर से नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, चलो अब देखो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में मैंने आपको दो एग्जांपल बताए, एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट और दूसरा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. कुछ और भी एग्जांपल हैं, जैसे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर वी कैन प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड प्रोटीन. जैसे मान लो कोई प्रोटीन है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हेरोडिन. यहाँ पे लिखा है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये तीनों एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो हेरोडिन एक ऐसी प्रोटीन है जो क्लॉट को बस्ट करती है. आपको पता है, जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको रिमूव करती है. तो कितनी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है. लेकिन ये प्रोटीन हम लोगों तक कैसे पहुँचाएँ, इन अ वेरी कॉस्ट मैनर, मतलब इफ़ेक्टिव कॉस्ट में, बहुत कम कॉस्ट में या बल्क में हम कैसे पहुँचा सकते हैं इस प्रोटीन को लोगों तक. तो हमने क्या किया, हेरोडिन के जीन को आइसोलेट कर लिया.
उसको ब्रेसिका नेपस एक मस्टर्ड की वैरायटी है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ में आया? ब्रेसिका नेपस के प्लांट सेल लिया, उसके सेल में हमने कौन से जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया? हेरोडिन। ऐसा जीन जो हेरोडिन प्रोड्यूस कर रहा था उसको उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब बताओ, जो ब्रेसिका नेपस जो मस्टर्ड की वैरायटी है, ठीक है, जब वो सीड प्रोड्यूस करेगी तो उस सीड में हेरोडिन प्रोटीन भी आ जाएगा क्योंकि उसके पास जीन्स है। क्लियर है? तो इस तरह से वो सीड जो भी कंज्यूम करेगा, ब्रेसिका नेपस का जो भी सीड कंज्यूम करेगा, उसकी बॉडी में क्या पहुंच जाएगा? हेरोडिन। तो अगर उसकी बॉडी में कोई ब्लड क्लॉट है तो वो उसको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी बचा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे जब भी आप टोमेटो खरीदने जाते हो तो व्हाट डू यू डू? आप मदर को देखा होगा या खुद भी गए होगे तो उसको प्रेस करके देखते हैं। अगर टोमेटो की वॉल जो है वो बहुत लूज़ हो गई है तो आप टोमेटो नहीं लेते हो, आप कहते हो टोमेटो ख़राब हो गया। अब सोचो, फार्मर से पूछो कि अगर फार्मर टोमेटो को हार्वेस्ट करके लेके आए और पता लगा जल्दी से ही टोमेटो ख़राब हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होगा कि नहीं होगा? हमने क्या किया कि जो टोमेटो में जो पेक्टिन वॉल होती है, जो डिग्रेड जल्दी हो जाती है, तो वो जो एंजाइम उसको डिग्रेड करता है, हमने उस जीन को एडिट कर दिया। समझ में? हमने उस जीन को ही रिप्लेस कर दिया। ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं कि टोमेटो कभी मतलब उसकी वॉल कभी डिग्रेड ही नहीं होगी, लेकिन उसके रेट को हम क्या कर दिया? कम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमने टोमेटो की वॉल को डिग्रेड होने से उसकी रिडक्शन उसका कर सकते हैं, ठीक है, तो हम किसको बचा सकते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को। तो टोमेटो की एक वैरायटी डेवलप की गई है जिसका नाम है फ्लेवर 7। दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ये कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट है गोल्डन राइस। ठीक है, आपको मैंने बताया था इसका एरोमा, इसका कलर ही ऐसा होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया गोल्डन राइस। तो इसमें हमने जीन को इंट्रोड्यूस करके एक ऐसी राइस डेवलप की, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा। ठीक है, तो ओराइजा सटाइवा नोट कर लेना, ओराइजा सटाइवा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द गोल्डन राइस। इसमें हम लोग ने विटामिन ए, ठीक है, जो विटामिन ए प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे जीन्स को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब होगा क्या कि अगर कोई गोल्डन राइस को कंज्यूम करेगा तो उसकी बॉडी में विटामिन ए भी पहुंच जाएगा। तो अगर विटामिन ए की कमी है तो हम गोल्डन राइस से उसको क्या कर सकते हैं? फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी गोल्डन राइस पूरी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। ठीक है, तो आप जब आगे पढ़ोगे इस फील्ड में और आगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, इसके ड्रॉबैक भी पता लगेंगे। हर कोई एकदम अच्छा ही नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी ड्रॉबैक भी है। हर एक चीज़ की कोई ना कोई ड्रॉबैक होती है। ठीक है, तो गोल्डन राइस की भी कोई ना कोई ड्रॉबैक है, इसीलिए अभी तक ये पूरी तरह से मतलब हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से अभी अप्लाई नहीं हो पाया है, अभी तक अप्रोच इसकी नहीं हो पाई है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो गोल्डन राइस में क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है, इसको बीटा लिख लेना, ये बी लिखा हुआ है, इसको बीटा कैरोटीन का लेना, बीटा। ठीक है, बीटा कैरोटीन होता है, ये इनएक्टिव स्टेट ऑफ विटामिन ए होता है। इनएक्टिव स्टेट होता है, जब ये बॉडी में जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, समझ में? और विटामिन ए की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकता है। तो इस तरह से ये तीनों एग्जांपल मैंने आपको और बता दिए जो आपके सिलेबस में नहीं है। ये तो हो गया एग्रीकल्चर के बारे में। अब आ जाओ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन के फील्ड में क्या है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही चैप्टर के बताया था कि जो कोरोना की वैक्सीन बन रही है उसमें हम सबसे ज़्यादा कौन सी ब्रांच की हेल्प ले रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी की। तो आप समझ सकते हो कि जो भी मेडिसिन बनाई जाती हैं, हार्मोन्स बनाए जाते हैं, उसमें कंफर्म है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प ज़रूर ली जाती होगी। बायोटेक्नोलॉजी में ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनको ऑब्टेन करने के लिए वी कैन यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, उसी में उसको कल्चर करते हैं। जैसे मतलब हमें इंसुलिन बनानी है तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो पेप्टाइड होती है, आपको पता है इंसुलिन एक हार्मोन है, उस हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई पेप्टाइड चेन होगी। ठीक है, उस पेप्टाइड चेन को हम ई कोलाई बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जब ई कोलाई बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जब उसको कल्चर करते हैं, तो हमें क्या मिल सकती है? इंसुलिन। तो वी कैन यूज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट मेडिसिन। ठीक है, जैसे सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरियम को ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में ईस्ट को ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, आपको पता है ईस्ट यूकैरियोटिक है, फंजाई है। ठीक है, और इसको हम काफ़ी एक्सटेंसिव यूज़ करने लगे हम ईस्ट का। सबसे पहले हम माइक्रोब मतलब बैक्टीरिया का यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन ईस्ट का एक्सटेंसिवली और ज़्यादा यूज़ करने लगे। ठीक है, तो आ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन जीन, बहुत सारे ऐसे ह्यूमन जीन्स हैं एनकोडिंग फार्मास्यूटिकल वैल्यूएबल प्रोटीन।
ठीक है। जैसे मान लो कोई जीन होगा जो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, कोई जीन होगा जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। तो आपने देखा होगा बहुत लोगों की जो ग्रोथ है वो बहुत कम होती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, ड्वार्फ हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम इन सारी केमिकल्स को, इन सारे प्रोटीन्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन जीन्स एनकोडिंग फार्मास्यूटिकल वैल्यूएबल प्रोटीन्स हैव बीन क्लोन, उनको हम क्लोन कर चुके हैं, एक्सप्रेस्ड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस में एक्सप्रेस करवा चुके हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। और उसके लिए हम दो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरियम जो ईजिली अवेलेबल होता है, और दूसरा किसको यूज़ करते हैं? ईस्ट को। अब हम ईस्ट को ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं कंपेरेटिवली टू द बैक्टीरियम। अब जैसे एग्जांपल है, जैसे फॉर डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस मतलब इंसुलिन बेस्ड जो डायबिटीज़ होती है उसमें पता है आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है। बहुत पहले इंसुलिन के इंजेक्शंस नहीं, तो ऐसे पेशेंट को हम क्यों ट्रीट नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर द बायोटेक्नोलॉजी, हमने उसकी हेल्प से इंसुलिन को प्रोड्यूस किया है। डॉर्फिज्म को ट्रीट करने के लिए हमने HGH मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिंथेसिस कर चुके हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम अगर कोई डॉर्फिज्म अगर हमें पहले से पता लग जाए तो हम उसकी बॉडी में हार्मोन को इंट्रोड्यूस करके उसकी हाइट को क्या कर सकते हैं? नॉर्मल कर सकते हैं। कैंसर, अगर किसी को कैंसर है तो हमने इंटरफेरॉन्स बनाए हैं। इंटरफेरॉन्स जाके जो कैंसेरियस सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये प्रोटीन्स होती हैं। एड्स के लिए हमने इंटरफेरॉन बनाया है, ग्रेनुलोसाइट्स मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर बनाया है, जिसकी वजह से मैक्रोफेज का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है। तो मैक्रोफेज का अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो वायरसेस को क्या करेगा? सप्रेस करेगा, उसको स्टॉप करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा है किस फील्ड में? मेडिसिन की फील्ड में। और तुम्हें पता है आजकल की मेडिसिन की फील्ड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रेजेंट सिनेरियो में समझ सकते हो कि आगे आने वाला टाइम मेडिसिन, ठीक है, मेडिकल का ही ज़्यादा होगा। दो ही तीन चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, एक तो मेडिकल और दूसरा IT सेक्टर। इस टाइम देख रहे हो डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है, इस टाइम देख रहे हो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो ये दो फील्ड ऐसी हैं जिसमें कभी भी आप डाउनग्रेड नहीं हो सकते। तो इसीलिए आप बायोलॉजी लिया है आपने, ठीक है, और खूब एंथुजियाज्म से पढ़िए। कंफर्म है जिस दिन आप डॉक्टर बन गए, जिस दिन इस ब्रांच में आपने कुछ भी अचीव कर लिया तो आप कभी खाली नहीं बैठ सकते, ठीक है। हमेशा आप कुछ ना कुछ अचीव करते रहोगे। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे। देखो अब ये तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया किस तरह से। पहला एग्जाम्पल है कि मेडिसिन की फील्ड में हमने इंसुलिन को कैसे प्रोड्यूस किया। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है, ये जनरली हो गया है, इसको जेनेटिकली कर लेना, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, जेनेटिकली ये टी होगा, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, हमने जेनेटिकली इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस की है? क्लियर है? सबसे पहले शार्पी शेफर, ये आपके बुक में नहीं दिया है, शार्पी शेफर ने सबसे पहले बताया कि जो डायबिटीज़ होती है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है? फेलियर ऑफ द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। आपको पता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं कहाँ पे? पैंक्रियाज में। और वो क्या सेक्रेट करते हैं? इंसुलिन। पैंक्रियाज में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक बीटा सेल्स होते हैं और एक अल्फा सेल्स होते हैं। ये आपने 11th में पढ़ रखा है। अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन प्रोड्यूस करते हैं और बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरह से जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो बीटा सेल्स कभी कभी सप्रेस हो जाती हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं इंसुलिन बेस्ड डायबिटीज़, जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। तो सबसे पहले अब प्रॉब्लम क्या है? इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। अब आपको इंसुलिन को क्या करना है? उसमें इंजेक्ट करना है, मतलब उनको इंसुलिन प्रोवाइड करानी है, अगर आपको उनको डायबिटीज़ से बचाना है। क्योंकि डायबिटीज़ से जो मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं उनके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे किडनी हो गया, अदर भी ऑर्गन हो गए, आई के रेटिना हो गई, ठीक है। तो हमें इंसुलिन मतलब इस डायबिटीज़ को ट्रीट करना मस्ट हो गया हमारे लिए कि हमें इसको ट्रीट करना ही करना है। तो सबसे पहले, ठीक है, एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बांटिंग एंड बेस्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया? बांटिंग एंड बेस्ट ने अलॉन्ग विद मैक्लियोड, वो वाले मैक्लियोड नहीं, ये दूसरे मैक्लियोड हैं, ठीक है, मैक्लियोड ने, इन्होंने सबसे पहले प्रिपेयर किया प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ इंसुलिन, ठीक है, किसको यूज़ करके? आइसोलेट्स ऑफ अ डॉग। उन्होंने देखा मैमल्स, डॉग भी मैमल्स है, उसके भी अंदर पैंक्रियाज होगा, उसके अंदर भी इंसुलिन सेक्रीट होता है। तो इन्होंने क्या किया? जो डॉग के पैंक्रियाज थे उसमें से आइसोलेट से इन्होंने इंसुलिन को प्रिपेयर किया, एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, सबसे पहले। इसीलिए इनको जो बांटिंग और मैक्लियोड है, बेस्ट को नहीं मिला था, बांटिंग और मैक्लियोड को नोबेल प्राइज़ मिला था इसी पर्पज़ के लिए, इसी अचीवमेंट के लिए, ठीक है। तो बांटिंग और मैक्लियोड को नोबेल प्राइज़ मिला, किस लिए? आइसोलेट्स से, डॉग के आइसोलेट से इंसुलिन को क्या करने के लिए? एक्सट्रैक्ट करने के लिए।
ठीक है। अब तुम कहोगे सर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, नहीं, अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इन्होंने सबसे पहले इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया, एक अचीवमेंट थी इनके लिए, मतलब मेडिसिन फील्ड में, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। लेकिन इसकी हेल्प से हम ह्यूमन की जो प्रॉब्लम है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। लेटर इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्लाटर्ड पिग एंड कैटल, बाद में स्लाटर्ड पिग और कैटल से भी इंसुलिन को क्या किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया। लेकिन दिस इंसुलिन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन इंसुलिन, ये ह्यूमन के इंसुलिन से डिफरेंट थे। इसीलिए अगर डिफरेंट होगी तो क्या काज करेगी, साइड इफेक्ट एंड एलर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले बांटिंग एंड बेस्ट ने एक्सट्रैक्ट किया, बाद में स्लाटर्ड पिग और कैटल से भी एक्सट्रैक्ट किया गया। ठीक है, ये सोचो गया कि ये ह्यूमन इंसुलिन में ह्यूमन के जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उसमें काम आ जाएगी, लेकिन बाद में देखा गया है तो साइड इफेक्ट काज कर रही है, एलर्जी काज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया कि अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करेंगे। अब इंसुलिन को, अब तुम कहोगे सर इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन बना लेंगे। ठीक है, आराम से ह्यूमन, जैसे हमने इनसे एक्सट्रैक्ट किया है ऐसे ह्यूमन से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत, आप क्या मतलब बात कर रहे हैं, इतना इजी तो है। ठीक है, जैसे इन्होंने किया ऐसे ह्यूमन के इंसुलिन भी बना लेंगे, लेकिन नहीं, ह्यूमन के इंसुलिन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ह्यूमन की इंसुलिन इनएक्टिव स्टेट में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मतलब जब भी वो फॉर्म होती है तो वो इनएक्टिव होती है, प्रो इंसुलिन होती है। आपको पता है बहुत सारे एंजाइम्स हमारे बॉडी में प्रो एंजाइम होते हैं, जैसे आपने 11th में पढ़ रखा है। ठीक है, कि स्टमक में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है प्रोपेप्सिन। ठीक है, जब उसको HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है तब वो एंजाइम एक्टिव होता है। सेम एज ये इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये प्रो हार्मोन होता है, सबसे पहले ये इनएक्टिव होता है। इसमें 3 पेप्टाइड चेन होती है, मैं पहले सब एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तो मैं तब आगे चलता हूँ। देखो 3 पेप्टाइड चेन होती है, A, B और C। 3 पेप्टाइड चेन होती है किसमें, ह्यूमन प्रो इंसुलिन में, जब ये इनएक्टिव होता है। और जब ये एक्टिव होता है, मतलब बॉडी में अपने आप एक्टिव हो जाता है, तो C जो है वो सेपरेट हो जाता है। A, B, C तीनों साथ में रहेंगे तो ये क्या बनाएगा, प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन मतलब इनएक्टिवेटेड, ये इनएक्टिव होती है। ठीक है, और जब C अपने आप रिमूव हो जाता है तो A और B मिलके क्या बनाते हैं, इंसुलिन। A और B मिलके क्या बना लेंगे, इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन। बात समझ में आ गई। अब जब भी ह्यूमन के इंसुलिन आइसोलेट किया गया तो कौन सी इंसुलिन हम आइसोलेट कर रहे थे, प्रो इंसुलिन। अब प्रो इंसुलिन किसी की बॉडी में अगर इंजेक्ट करोगे तो काम करेगी, नहीं करेगी। यही प्रॉब्लम थी, ये चैलेंज था हमारे लिए। ठीक है, मेडिकल की फील्ड में, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की भी फील्ड में ये एक चैलेंज था कि किस तरह से हम प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में, मतलब मैच्योर इंसुलिन कैसे बना सकते हैं ह्यूमन के लिए। ठीक है, जैसे इस टाइम चैलेंजिंग टास्क क्या है, कोरोना की वैक्सीन बनाना, ऐसे उस टाइम चैलेंजिंग टास्क क्या था कि मैच्योर इंसुलिन को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर आ जाओ, चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। सब बात समझ में आ गई। बहुत लोगों ने सोचा होगा जिस तरह से हमने स्लाटर्ड पिग, कैटल और डॉग से आइसोलेट किया वैसे ही ह्यूमन से भी आइसोलेट कर लेंगे, लेकिन जब भी आप ह्यूमन से इंसुलिन को आइसोलेट करोगे तब वो किस फॉर्म में होगी, वो इनएक्टिव स्टेट में होगी, वो एक्टिव स्टेट में नहीं होगी। तो चैलेंज क्या था इंसुलिन को प्रोडक्शन करने में, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 पेप्टाइड चेन। इंसुलिन नॉट प्रो इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन 2 पेप्टाइड चेन का होता है, A और B, दोनों ही डाइसल्फाइड ब्रिज से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। आपको मैंने बताया ना अभी कि ह्यूमन में जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है वो प्रो हार्मोन के फॉर्म में होती है, जिसके पास एक पेप्टाइड और होती है, C पेप्टाइड। इसका मतलब है प्रो हार्मोन में कितने पेप्टाइड हैं, 3, A, B और C, लेकिन इंसुलिन में कितने हैं, 2। समझ में आया। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम इंसुलिन को निकालेंगे तो वो इस फॉर्म में होगी। ठीक है, वो तो अपने आप मैच्योर हो जाती है, वो पता नहीं कब मैच्योर होती है, तो आप हमेशा इन्हीं तीनों पेप्टाइड को हम निकालेंगे। और जब भी निकालेंगे तो हम कौन सी इंसुलिन बनाएंगे, तब प्रो हार्मोन बनाएंगे, मतलब प्रो इंसुलिन बनाएंगे, ना कि इंसुलिन। ठीक है, तो अब देखो C पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन अ मैच्योर इंसुलिन। आपके NCERT में एक डायग्राम बना है, A, B, C, बाद में C देखो सेपरेट हो जा रहा है और जो मैच्योर इंसुलिन बन जा रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग मैच्योरेशन C रिमूव हो जाता है। अब वो मैच्योरेशन कैसे होता है, इसलिए जब भी आप एक्सट्रैक्ट करोगे इंसुलिन को तो आपको कौन सी इंसुलिन मिलेगी, इमैच्योर इंसुलिन मिलेगी, ना कि मैच्योर इंसुलिन। ठीक है, तो ये चैलेंज था, ये हमारे साथ प्रॉब्लम थी। ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम को दूर किया एक बड़ी अजीबोगरीब नाम की कंपनी, एलाई लिली। ठीक है, आप जब भी अगर मेडिकल स्टोर पे जाओ, ठीक है, और उनसे मांगो इंसुलिन के इंजेक्शंस,
कंफर्म है उसके पीछे लिखा होगा एलाई लिली, क्योंकि इंसुलिन को इसने अपने नाम पे पेटेंट करा लिया। अगर कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को अपने नाम पे पेटेंट करा लेती है तो वो प्रोडक्ट केवल वही सेल कर सकती है, मतलब उसी का नाम वहाँ पे रहेगा और किसी का नाम नहीं रहेगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो एलाई लिली ने प्रोटीन को मतलब हार्मोन को सिंथेसाइज करने किया और इसको अपने नाम पे पेटेंट भी करा लिया। तो अमेरिकन कंपनी है, 1983 में प्रिपेयर इन्होंने कैसे किया देखो, प्रिपेयर 2 डीएनए सीक्वेंसेस, इन्होंने 2 डीएनए सीक्वेंसेस को प्रिपेयर किया, ए एंड बी, जो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे थे, इंसुलिन के ए और बी पेप्टाइड को। आपको पता है इंसुलिन में ए और बी पेप्टाइड होता है और प्री में 3 होते हैं, तो इन्होंने सी को लिया ही नहीं, इन्होंने कितने पेप्टाइड को लिया, 2 पेप्टाइड को, ए और बी। ठीक है, इनको सिंथेसाइज किया, क्लियर है, इनको सिंथेसाइज कर लिया अलग अलग सेपरेटली। ठीक है, इनको इन्होंने ए और बी को सेपरेटली सिंथेसाइज कर लिया। सिंथेसाइज कहाँ किया, ई कोलाई बैक्टीरियम में। सिंथेसाइज करने के बाद दोनों के बीच में डाइसल्फाइडेशन, मतलब आपको पता है ना ए और बी के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड। तो जब ए और बी को सेपरेटली इन्होंने सिंथेसाइज किया, उसको ग्रो किया और बाद में इन दोनों को कैसे मिला दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, तो चेन्स ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाई क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, और डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो इस तरह से जो भी इंसुलिन प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, ह्यूमन इंसुलिन, मतलब मैच्योर इंसुलिन, जिसको ह्यूमिलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ह्यूमिलिन मतलब ह्यूमन के इंसुलिन को क्या बुला सकते हैं, ह्यूमिलिन। तो कभी ह्यूमिलिन लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, ह्यूमन इंसुलिन को ही ह्यूमिलिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने, इलाई लिली ने क्या किया कि ए और बी को कॉरेस ऐसे इस चेन को सिंथेसाइज किया जो एकदम किसकी तरह थे, ए और बी ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। उसके बाद उनको ग्रो किया, कहाँ पे ग्रो किया, ई कोलाई बैक्टीरियम में, सेपरेटली, अलग अलग, ए और बी को अलग अलग। दोनों को ग्रो करने के बाद जब उनको ए और बी पेप्टाइड मिल गए तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड क्रिएट करवाया, डाइसल्फाइड। तो इस तरह से डाइसल्फाइडेशन के बाद दोनों ने मिल के कौन सा हार्मोन बनाया, इंसुलिन, और वो मैच्योर होगी क्योंकि इसमें सी पेप्टाइड लिया ही नहीं था स्टार्टिंग से। बात समझ में आ गई? तो इस चैलेंज को किसने सॉल्व किया, किसने एक्सेप्ट किया, एलाई लिली ने। तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। प्रॉब्लम क्या है ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि इसमें 3 पेप्टाइड होती हैं, मैच्योर इंसुलिन में केवल ये 2 ही पेप्टाइड होती है। दिस वाज द प्रॉब्लम बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन। ठीक है, दिस वाज चैलेंज आल्सो। सो दिस चैलेंज वाज एक्सेप्टेड बाय द एलाई लिली, अमेरिकन कंपनी, who able to produce the mature insulin by the help of the biotechnology. How it just produce the human insulin, by growing, by extracting 2 peptide chain A and B, and corresponding to the A peptide and B peptide, they just synthesize the A and B peptide, उन्होंने synthesize किया। ठीक है, उसके बाद उसको ग्रो किया, कहाँ पे ग्रो किया, ई कोलाई बैक्टीरियम में, और दोनों के बीच में डाइसल्फाइडेशन करवा के मैच्योर इंसुलिन को प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा इंसुलिन वाला। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और भी मेडिसिन के फील्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करते जाइए और खूब अच्छे से समझ के इसको लिखते भी जाइएगा। ठीक है, और इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पर जरूर प्रेस करना, दैट इनकरेज मी, मैं भी आपको इनकरेज करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, सेम एज दो योर लाइक्स इनकरेज मी। तो इस तरह से सेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड गुड बाय।